एक लड़का है छोटा सा, बेपेंदी का लोटा सा, कुछ दुबला कुछ मोटा सा, कद है ऊंचा भूरे बाल, लाल टमाटर जैसे गाल, लंबी टांगे फिरकी चाल, मम्मी गोरी है उसकी जैसे बालों में, पापा उसके लंबू हैं, पापा क्या है बम्बू है, लंबा चौड़ा तंबू है। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। हल्ला बोल, सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। भाग 2। शुरुआती साल। सफदर के पिता हनीफ हाशमी और मां कमर आजाद हाशमी की शादी 1948 में हुई थी। हनीफ हाशमी 1924 में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल 1976 में हुआ था। कमर आजाद हाशमी 1927 में पैदा हुई थी और उनका इंतकाल 2013 में हुआ। सबीहा उनकी पहली बेटी थी जिसका जन्म 1949 में हुआ। फिर 1950 में सुहेल और 1952 में शहला का जन्म हुआ। सफदर 1954 में पैदा हुआ। ये चारों बच्चे दिल्ली में पैदा हुए। अब्बू जी यानी सफदर के पिता 1952 में अलीगढ़ जाकर बस गए थे और 1954-55 के जाड़ों में उनकी पत्नी और बच्चे भी अलीगढ़ चले गए। उस वक्त सफदर की उम्र कुछ 10 महीने के आसपास रही होगी। इनकी सबसे छोटी बहन शबनम का जन्म 1957 में हुआ। अब्बू जी की शख्सियत के कई पहलू थे। सियासी रुझान से वे कम्युनिस्ट थे। अलीगढ़ में फर्नीचर वर्कशॉप खोलने से पहले पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी में हाथ पांव मार चुके थे। कमर आजाद यानी अम्मा जी एक स्कूल में पढ़ाया करती थीं। परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी और कई बार उन्हें बहुत बुरे दिन देखने पड़े, खासतौर से अलीगढ़ में बसने के बाद, जहां सफदर को 10 साल की उम्र तक रहने का मौका मिला। पूरे परिवार पर अम्मा जी का खामोश, लामहसूस और दखलंदाजी से फारिग मगर बहुत गहरा असर था। साहित्य और कलाओं में उनकी और अब्बू जी की दिलचस्पी बच्चों ने जज्ब की। सफदर का बचपन किताबों से घिरे हुए बीता। अम्मा जी भले ही दिन भर की मेहनत के बाद थक जाती थीं, मगर सफदर को कहानियां सुनाकर ही सुलाती थीं। वे बच्चों के दायरे का सम्मान करती थीं, पर उन्हें कभी भी तन्हा नहीं महसूस होने दिया। उनकी हर जरूरत का ख्याल अम्मा जी को होता। वो अपने परिवार का ध्रुव तारा थीं, जो कठिन वक्त में भी परिवार की बागडोर संभाले रहती थीं। फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, जहां भी हों वे खेल का सामान ईजाद करते हुए अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। और जितनी साधनों की कमी उतना ही क्रिएटिविटी में इजाफा। हाशमी परिवार के बच्चे भी तमाम आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद, या यूं कहें शायद उनकी वजह से, मौज मस्ती में और खुशी से रहे। इन भाई बहनों में आज भी गहरा प्रेम है और सबके पास अपने बचपन की एक से एक बाकमाल यादें हैं। सफदर को घर के लोग प्यार से रज्जू कहा करते थे। बचपन के उस दौर को याद करते हुए शहला अब भी कभी कभी सफदर को रज्जू कहकर याद करती है। सबीहा और सुहेल उर्दू पढ़ना जानते हैं, जिसकी बदौलत उन्होंने प्रेमचंद, इस्मत चुगताई और बहुत सारे लेखक लेखिकाओं को मूल उर्दू में भी पढ़ा है। सुहेल ने गोरकी के उपन्यास मां को 4वीं या 5वीं कक्षा में ही पढ़ लिया था, उर्दू में। हमने इस्मत चुगताई पढ़ ली थी। टेढ़ी लकीर मैं पढ़ के, मतलब 14 साल से पहले मैं टेढ़ी लकीर पढ़ चुका था। तो और जो भी उर्दू के पोइट्स थे, जो भी था, प्लस टॉल्स्टॉय हमने बहुत सारा पढ़ लिया था ट्रांसलेशन में उर्दू। खलीक अंजुम थे, जो बाद में ही बिकेम माई टीचर इन KM कॉलेज। ही हैड ट्रांसलेटेड अ लॉट ऑफ रशियन लिटरेचर। तो वो शाहरा एक मैगजीन था, उसमें छपा करता था। शाहरा वॉज अ मैगजीन दैट वॉज ब्रॉट आउट बाई अ फ्रेंड ऑफ अब्बू जीज, और वो PWA का मैगजीन था वर्चुअली।
एक मैगजीन ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट इन्होंने निकालना शुरू किया था, शबखून, शम्सुर रहमान फारूकी ने, वो आता था। एक मैगजीन था किताब जो इलाहाबाद से छपता था, प्रोग्रेसिव और पोस्ट मॉडर्निस्ट के बीच में एक बड़ी लिमिनल सी टेरिटरी वो ऑक्यूपाई करता था, तो वो भी था, अच्छा मैगजीन था। सो ये 3 मैगजीन, शाहरा बंद हो गया था, उसके बाद शबखून और किताब आया करते थे। सवेरा एक मैगजीन था, शाह राह विच इज द हाईवे, शबखून वो जो छापामारी जो होती है रात में जो हमला होता है, हाँ। रात का हमला, अच्छा, तो शबखून, किताब, सवेरा। सवेरा वॉज ए प्रोग्रेसिव मैगजीन, वो शायद क्वार्टरली था, तो इरेगुलरली आता था। बच्चों का एक मैगजीन था खिलौना, जिसे शमा वाले छापा करते थे। शमा और सुषमा मैगजीन होते थे, फिल्म मैगजीन्स, स्टार्टेड बाय ये थे यूसुफ देलवी, इदरीस देलवी, सादिया देलवी पेरेंट्स, हिज फादर, हर फादर, तो वो निकालते थे मैगजीन। तो वो तो हमारे यहाँ कभी नहीं आया शमा, पर खिलौना आता था, विच वॉज अ चिल्ड्रंस मैगजीन। और एक मैगजीन था फिक्शन का, जिस वॉज कॉल्ड 20वीं सदी, वो आता था। सो कॉन्टेम्प्रेरी फिक्शन और कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्री इन मैगजीन्स में होती थी, और बाकी जो सारा पुराना जो था वो उसकी किताबें थी। तो वी हैड ऑल ऑफ कृष्ण चंद, ऑल ऑफ कन्हैया लाल कपूर, ऑल ऑफ ये जितने भी उस वक्त के उर्दू के वेल नोन राइटर्स थे। सुहेल को याद नहीं कि सफदर को अलीगढ़ के दौर में किताबों से कोई खास लगाव था, मगर जब परिवार फिर दिल्ली आया तो सफदर निश्चित रूप से किताबों में डूबता चला गया। जब वो कॉलेज में पहुंचा तब तक ऐसी ऐसी चीजें पढ़ चुका था जो उसके भाई बहनों ने भी नहीं पढ़ी थी। सफदर ने ही सुहेल को जॉन डन, जिनकी कविता है नो मैन इज एन आइलैंड, जैसे साहित्य से परिचित कराया। 70 के दशक में सफदर को जो भी हाथ लगता वो उसको पढ़ने बैठ जाता। अमरीकी साहित्य, साहित्यिक आलोचना, ब्रेख्त का जो भी हाथ लगता वो सब पढ़ जाता। इनमें से ज्यादातर चीजें उसके कोर्स, स्कूल या कॉलेज की जरूरतों से अलहदा थीं। घर में साहित्य का बोलबाला था, सिनेमा का नहीं। परिवार के पास पैसा यूं भी नहीं था, लिहाजा फिल्म देखने जाना एक बड़ा मौका होता था। बेन हर। जब दिल्ली में बेन हर रिलीज हुई तो अब्बूजी ने यह फिल्म देखने के लिए पूरे परिवार को अलीगढ़ से दिल्ली भेजा। फिर द 10 कमांडमेंट्स दिल्ली में, और झनक झनक पायल बाजे अलीगढ़ स्थित तस्वीर महल सिनेमा में देखी। जब 14 साल की उम्र में सुहेल दिल्ली लौटा तो उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 फिल्में देखी थीं। अब्बूजी ने जब रशियन न्यूज एजेंसी तास में काम करना शुरू किया तो अपनी पहली तनख्वाह से वो एक रेडियो लाए। दूसरे महीने की तनख्वाह से उन्होंने एक रिकॉर्ड प्लेयर और 3 LP खरीदे, एक KL सहगल का, एक पंकज मलिक का और एक रविशंकर की छोटी छोटी रचनाओं का। काम करते करते अब्बूजी गालिब और मीर के साथ साथ फारसी के कुछ शायरों को भी गाया करते थे। उन्हें देखते देखते बच्चे भी इन पंक्तियों को दोहराने लगे थे। सन 64 में ये लोग फिर से दिल्ली आ गए, 1964। यहां आकर सफदर ने पहले NDMC के सरोजनी नगर स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद वो बेड रोड स्थित DAV स्कूल जाने लगा। अंत में उसने लोधी रोड स्थित दिल्ली कनाडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। 1970 में उसने यहीं से हायर सेकेंडरी का इम्तिहान दिया। सफदर पढ़ने में काफी तेज था। नतीजतन पहली कक्षा में उसे डबल प्रमोशन मिला। पहली से ही वो सीधे तीसरी कक्षा में पहुंच गया। वो और सुहेल जिस स्कूल में पढ़ा करते थे वो 5वीं कक्षा तक को एजुकेशनल स्कूल था, यानी उसमें लड़के और लड़कियां साथ पढ़ा करते थे। 6ठी से लड़कों और लड़कियों का रास्ता अलग हो जाता था। जिस साल सुहेल ने 5वीं पार की उसी साल शबनम को नर्सरी में दाखिला लेना था। अब DAV स्कूल में नर्सरी हुआ करती थी, इसलिए शबनम को भी वहीं दाखिला करा दिया गया। अब सफदर NDMC स्कूल में अकेला रह गया था। इसे देखते हुए कुछ दिनों बाद उसे भी DAV स्कूल में दाखिल कर दिया ताकि तीनों बच्चे एक ही रिक्शे से स्कूल जाएं और कुछ बचत हो।
डीएवी में सफदर के दाखिले के कुछ ही दिन बाद कक्षा 3 के उसके कुछ नए दोस्तों को कक्षा 4 में भेज दिया गया। सफदर सीधे प्रिंसिपल के पास गया और मांग की कि उसे भी अगली कक्षा में बिठाया जाए। प्रिंसिपल साहब मान गए। उम्र में 4 साल बड़ा सुहेल अब सफदर से सिर्फ 2 क्लास आगे रह गया था। एक और जुल्म यह हुआ, जब सुहेल 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई के बजाय स्कूल में एक हड़ताल आयोजित करने में लगा था। फलस्वरूप अब वो सफदर से सिर्फ 1 क्लास आगे रह गया था। पूरा नजारा प्रेमचंद के बड़े भाई साहब जैसा लगने लगा था, जिसमें परिश्रमी और मेधावी बड़ा भाई बार बार फेल हो जाता है और छोटा भाई सारी आवारगी के बावजूद पास होता चला जाता है, और अंततः 5 साल का फासला खत्म हो जाता है और दोनों भाई एक ही कक्षा में पहुंच जाते हैं। शुक्र है कि सुहेल के साथ ऐसी नौबत बस आते आते रह गई। सुहेल ने 1969 में और सफदर ने 1970 में कॉलेज में दाखिला लिया। अब्बूजी और सुहेल दोनों चाहते थे कि सफदर का दाखिला हिंदू कॉलेज में हो, मगर उसने खास से एलीट माने जाने वाले सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स में दाखिला लिया। सफदर तब अंग्रेजी ज्यादा अच्छी तरह बोल नहीं पाता था। उसे सेंट स्टीफेंस में दाखिला सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि इंटरव्यू कमेटी में कोई साहब थे जिन्होंने न जाने कैसे ये भांप लिया था कि यह लड़का इंटेलिजेंट है और लिहाजा उसे हिंदी में बोलने की छूट दे दी जाए। सेंट स्टीफेंस में दाखिले के इंटरव्यू में सफदर कुर्ता पजामा पहने पहुंचा था। हिंदी में बात करते हुए सफदर इंटरव्यू कमेटी को प्रभावित करने में सफल रहा। इंटरव्यू कमेटी के उन जनाब का अंदाजा सही निकला। लड़का तेज था, जल्दी ही अंग्रेजी बोलना सीख गया, लेकिन सफदर को अपने कॉलेज के एलीट अंग्रेजी परस्त माहौल से नफरत थी। वो कैंटीन भी नहीं जा पाता था, क्योंकि वहां के मेन्यू में जो जो चीजें मिलती थीं, उनमें से कोई उसके बूते के भीतर नहीं थी। और हाँ, सेंट स्टीफेंस अकेला ऐसा कॉलेज था जहां कैंटीन को कैफेटेरिया कहा जाता था। खैर साहब, यहां तक आते आते सुहेल का काफी राजनीतिकरण हो चुका था और वो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई में सक्रिय हो गया था। जब मैंने मदन गोपाल सिंह और एम के रैना के इंटरव्यू लिए तो दोनों ने कहा कि उस वक्त सफदर एक सुंदर, लंबा, छरहरा, शर्मीला और अधिकांशतः चुप रहने वाला नौजवान था जिसे पढ़ने का शौक था। रैना बताते हैं कि सुहेल को अपने छोटे भाई पर बड़ा फख्र था। अब सफदर भी कुछ पॉलिटिकल हो रहा था। उसी दौरान वो सेंट स्टीफेंस में सक्रिय नक्सलवादी विद्यार्थियों के एक समूह की तरफ आकर्षित हुआ। बाकी वजहें चाहे जो रही हों, इन नौजवानों की तरफ आकर्षित होने का एक कारण तो यही था कि सफदर की तरह उनके पास भी कैफे से कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। सुहेल खफा हुआ। Within a few days of joining St. Stephen's, he came in touch with some Nakshals. CPI, CPIM, ये है, revisionism, revisionist parties, etc., etc. The things that he had probably, put through the this thing. So मेरा काफी झगड़ा हुआ उससे. Maybe for a week or so we didn't speak to each other. Didn't speak to each other. I said, तुम्हारा दिमाग खराब है, के चक्कर में पड़े हो, etc., etc. But that went on. So he was quite taken up with the idea. But then I think within a week or 10 days he got fed up with those. तकरीबन 1 दशक बाद सफदर ने प्रभात उप्रेती को एक खत लिखा, जो श्रीनगर गढ़वाल में सफदर के अध्यापन के दौर में उसके सबसे घनिष्ठ मित्र बन गए थे। सफदर ने लिखा, स्टेनगन लेकर 2-4 कमीनों को मारने की कोई ख्वाहिश नहीं है। ऐसा करने वालों पर, सोचने वालों पर तरस आता है। जी चाहता है उन्हें समझाऊं कुछ, आंखें खोलूं उनकी। उन्होंने इनकलाब के रास्ते पर झूठी बहादुरी और महानता का बैरिकेड खड़ा किया है। इनसे प्रेरित होगे तो बर्बाद हो जाओगे। उप्रेती को वो हमेशा हिंदी में खत लिखा करता था। ना तो अब्बू जी और ना ही अम्मा जी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे। दोनों की स्वाभाविक जबान हिंदुस्तानी थी। खासतौर से अब्बू जी के पास महीन हास्य का कमाल था।
एक बार सफदर का एक दोस्त और अब्बू जी दोनों डीटीसी की एक ही बस में सफर कर रहे थे। बस खचाखच भरी थी। नौजवान और अब्बू जी के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई, जिसके बाद अब्बू जी को उतरना था। अब्बू जी ने नौजवान से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं चलूं? इस बेइंतहा विनम्रता से हड़बड़ाए नौजवान ने जैसे तैसे गुड बाय कहा, मगर अब्बू जी वहीं खड़े रहे। फिर उसी विनम्रता से बोले, आपके साथ आपके पैर की इजाजत भी चाहिए। नौजवान इस पूरे दरमियान अब्बू जी के पांव पर पांव धरे खड़ा हुआ था। 70 के दशक की शुरुआत, दिल्ली विश्वविद्यालय। तमाम पुरानी बिल्डिंगों के बावजूद आज के दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस 60 के दशक के मध्य के नॉर्थ कैंपस से बिल्कुल भिन्न था। आर्ट्स और लॉ फैकल्टी के पास जहां आज छात्र संघ का दफ्तर है, वहां उस वक्त कुछ बैरकें हुआ करती थीं। कनॉट प्लेस में वेंगर्स की बेकरी और कन्फेक्शनरी की दुकान मशहूर है। उस जमाने में वेंगर्स का एक रेस्टोरेंट विश्वविद्यालय की इन बैरकों में हुआ करता था। उन दिनों 4 कप चाय की केतली 84 पैसे में मिलती थी। अगर आपकी जेब में दम है तो आप 16 पैसे की टिप देकर 1 रुपए में 4 कप चाय पी सकते थे, यानी 54 का 1 कप। बढ़ती महंगाई का हवाला देकर वेंगर्स ने चाय की केतली का दाम लगभग दुगना कर दिया था। पंचवर्षीय योजनाओं की मेहरबानी से 50 के दशक में महंगाई तुलनात्मक रूप से कम हुई थी। महंगाई या मुद्रास्फीति बढ़ना शुरू हुई 60 के दशक में। खासतौर से जून 1963 से जून 1964 के बीच खाने पीने की चीजों के दामों में 13.4% का इजाफा हुआ था। अगस्त 1964 में राम मनोहर लोहिया ने जनसंघ, जो कि भाजपा का पुराना अवतार था, और कम्युनिस्ट पार्टी के वाम और दक्षिण दोनों खेमों को सुझाव दिया कि मिलकर मूल्य वृद्धि विरोधी आंदोलन शुरू करें। जनसंघ को यह प्रस्ताव ज्यादा समझ में नहीं आया। कम्युनिस्ट पार्टी के दक्षिणपंथी तत्व भी इस बारे में विश्वस्त नहीं थे, मगर पार्टी के वामपंथी धड़े ने इस प्रस्ताव को हाथों हाथ लिया। कनॉट प्लेस स्थित इंडियन कॉफी हाउस इस संघर्ष का केंद्र बिंदु था। इसी के बाहर आंदोलनकारियों ने सस्ती दर पर कॉफी बेचने के लिए एक अस्थायी स्टॉल शुरू कर दिया था। इंडियन कॉफी हाउस का बहिष्कार बेहद कामयाब रहा। लेखक, पत्रकार, राजनेता, कलाकार, आम नागरिक रोज वहां आने लगे। तकरीबन 2 महीने बाद इंडियन कॉफी हाउस को मूल्य वृद्धि से पहले के दाम फिर से बहाल करने पड़े। इस आंदोलन से दूसरी चीजों की कीमतों पर भी असर पड़े, और सिर्फ कॉफी के शौकीनों के लिए नहीं बल्कि सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए कीमतों में कमी आई। 1966 में जब वेंगर्स ने चाय की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया, तो इसी मूल्य वृद्धि आंदोलन की सफलता से प्रेरित छात्रों के एक समूह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्कालीन वाइस चांसलर CD देशमुख को विरोध पत्र लिखा। देशमुख अर्थशास्त्र खूब समझते थे। अंग्रेजों के जमाने में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे। वे पहले भारतीय थे जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। आजादी के बाद वो जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में 1950 से 1956 तक भारत के पहले वित्त मंत्री भी रहे। वो कैंपस में ऐसा कोई आंदोलन नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शहर में ऐसे आंदोलन को फौरन समर्थन मिलेगा। पत्र मिलने पर उन्होंने 5 विद्यार्थियों को बात करने के लिए बुलावा भेजा। इनमें से एक थे राजेंद्र प्रसाद, राजन, जो उस वक्त दर्शन शास्त्र में PhD कर रहे थे। देशमुख ने विद्यार्थियों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वो एक कोऑपरेटिव कैंटीन चलाना चाहते हैं। देशमुख ने ये तजवीज मान ली और एक अध्यापक को उनके एडवाइजर के तौर पर नियुक्त कर दिया। राजन और उनके कॉमरेड्स ने कैंपस में कोऑपरेटिव कैंटीन शुरू की, जहां वे 1-2 रुपए में भरपेट खाना देने लगे। सैकड़ों विद्यार्थी यहां खाना खाने आते। इस प्रकार ये कोऑपरेटिव कैंटीन विद्यार्थियों के मिलने जुलने और संगठित होने का केंद्र बन गई। इस जमाने में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन
AISF, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भाकपा की विद्यार्थी शाखा थी, कि कैंपस में कोई खास मौजूदगी नहीं हुआ करती थी। विपक्ष के धरातल पर सोशलिस्ट गुटों का दबदबा था, जिसमें समाजवादी युवजन सभा सबसे प्रमुख थी। 1964 में भाकपा में विभाजन हुआ, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनी। लेकिन जन संगठनों में विभाजन 1970-71 में ही हुआ। जैसा कि राजन बताते हैं, 60 के दशक के आखिरी सालों में कैंपस में माकपा को खड़ा करने वाले 3 अध्यापकों का बड़ा योगदान था। कुमारेश चक्रवर्ती, जहूर सिद्दीकी और कीटी मेनन। इनमें से कुमारेश और जहूर साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। खासतौर से कुमारेश चक्रवर्ती ने विश्वविद्यालय के लोकतंत्रीकरण में बेमिसाल योगदान दिया। अगस्त 1967 में 1967 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन डूटा की एक जनरल बॉडी के दौरान अध्यापकों की बगावत का नेतृत्व किया था। उस समय तक डूटा विश्वविद्यालय के मुट्ठी भर ताकतवर अफसरों और प्रधानाचार्यों की कठपुतली हुआ करता था। ये लोग साल दर साल अपने चेलो चपाटों को चुनाव जितवा दिया करते थे। कुमारेश चक्रवर्ती के आग उगलते भाषणों से उत्तेजित अध्यापकों की मनोदशा को भांपते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन स्वतंत्र चुनाव के लिए तैयार हो गया। लोकतांत्रिक समूह को चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिली। स्वयं कुमारेश चक्रवर्ती कार्यकारिणी के लिए निर्वाचित हुए। 1971 में उन्होंने जनसंघ समर्थित उम्मीदवार को हराकर डूटा के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। उनकी अध्यक्षता के दौरान डूटा ने कर्मचारियों के साथ मिलकर भी काम किया और उनकी मांगों पर उनको समर्थन दिया। डूटा ने निकटवर्ती हरियाणा के स्कूल अध्यापकों के आंदोलन में भी खूब हिस्सा लिया। विभाग प्रमुखों के लिए टेन्योर व्यवस्था को खत्म करके एक रोटेशनल व्यवस्था लागू करवाना शिक्षक आंदोलन की एक और महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सफलता थी। इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक विभाग प्रमुख एक निश्चित समय तक ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का पद संभाल सकते थे। शिक्षक आंदोलन के ही दबाव में सरकार को संसद में पेश किया गया एक विधेयक भी वापस लेना पड़ा, जिसमें कहा गया था कि शिक्षक यूनियनों को खत्म करके आगे से कॉलेज काउंसिल्स गठित की जाएंगी। इन संघर्षों के पहले अभिजात्य पृष्ठभूमि वाले अंग्रेजी भाषी प्रोफेसर और प्रधानाचार्य ही विश्वविद्यालय पर छाए रहते थे। अब साधारण और गरीब पृष्ठभूमि के भी बहुत सारे अध्यापक अध्यापिकाएं डूटा के नेता बनने लगे। यह हमेशा ही एक दिलचस्प बात रही है कि कांग्रेस और जनसंघ या भाजपा और आजकल आम आदमी पार्टी के राजनैतिक दबदबे वाले शहर के सबसे बड़े विश्वविद्यालय पर एक उल्लेखनीय वामपंथी शिक्षक आंदोलन का जोर रहा है। एसएफआई 1970 के आसपास सामने आई, मगर उससे पहले भी वामपंथी विद्यार्थी कलात्मक गतिविधियां आयोजित करते रहते थे। इसी क्रम में बर्तोल्ट ब्रेख्ट के नाटक द एक्सेप्शन एंड द रूल की प्रस्तुति की गई। जिस जमाने में कामू, सात्र और अस्तित्ववाद जैसी धाराओं का बोलबाला था, उस जमाने में राजन को एक किताब हाथ लगी जिसमें ब्रेख्ट का यह मार्क्सवादी नाटक छपा था। इस नाटक से राजन बहुत गहरे तौर पर प्रभावित हुए। उन्होंने मंसूर सईद को कहा कि वे इसका अनुवाद करें। मंसूर सईद, जिन्हें मंसूर भाई के नाम से जाना जाता था, सफदर और सुहेल के चचेरे भाई थे, जो बाद में पाकिस्तान चले गए और वहां जाकर कराची में उन्होंने दस्तक नाम से एक थिएटर शुरू किया। उनकी बेटी सानिया सईद पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा हैं। इस नाटक की कास्ट में भावी फिल्मकार केतन मेहता भी शामिल थे। इन सब ने मिलकर हिंदू कॉलेज के फॉयर में ब्रेख्ट की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। सुहेल को एसएफआई में लाने में राजन ने अहम भूमिका अदा की थी। उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज में होने वाली प्रदर्शनी के लिए पाब्लो नेरूदा के शाहकार द हाइट्स ऑफ माचू पिचू पर विवान सुंदरम द्वारा बनाए गए पेंसिल स्केचेस को मंगवाया। इसके बाद क्यूबाई क्रांति पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे उस जमाने में ट्यूटोरियल बिल्डिंग नाम से मशहूर इमारत में आयोजित किया गया। यह इमारत श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की लाइब्रेरी के बगल में हुआ करती थी। सुहेल को याद पड़ता है कि कृषि संकट पर किरोड़ीमल कॉलेज में एसएफआई द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता हरे कृष्ण कोनार को आमंत्रित किया गया था। कोनार साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के नायक थे,
जिन्हें 1933 में 6 साल के लिए अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल में बंद रखा गया था। बाद में वो वाम मोर्चा द्वारा पेश किए गए भूमि सुधारों, जिसे ऑपरेशन बरगा के नाम से जाना जाता है, के मुख्य शिल्पियों में से एक रहे। इन्हीं हरे कृष्ण कोनार को एसएफआई ने किरोड़ी मल में आमंत्रित किया था। आज भी अचंबा होता है कि हमारे कुछ संकट कभी खत्म क्यों नहीं होते। नोम चॉम्स्की ने कहीं कहा है कि जब उन्हें कहीं बोलने के लिए बुलाया जाता है और तारीख कई महीने पहले तय कर दी जाती है, मान लीजिए 1 साल बाद की, तो वो मध्य पूर्व में मौजूदा संकट जैसा कोई शीर्षक दे देते हैं, क्योंकि वहां इजराइल और अमरीकियों और उनके पिट्ठुओं की बदौलत हमेशा एक वर्तमान संकट बना ही रहता है। ऐसे ही भारत के भी कुछ संकट चिरंतन हैं। किसी भी दौर में आप बेझिझक कृषि संकट की बात कर सकते हैं, यानी जब तक शासक वर्ग की अगुवाई एकाधिकारिक पूंजीपति और बड़े जमींदार कर रहे हैं, तब तक तो यही जरूरत रहेगी। खैर, हरे कृष्ण कोनार अंग्रेजी में भाषण नहीं दे सकते थे और हिंदी भी उन्हें बस टूटी फूटी ही आती थी। उनके भाषण के दौरान कई बार बिजली भी चली गई, इसलिए माइक और पंखे भी बंद हो गए। फिर भी 150 की क्षमता वाले लेक्चर हॉल में 300 से ज्यादा लोग जमा थे। कुछ विद्यार्थी अर्थशास्त्र विभाग से आए थे, लेकिन बहुत सारे दूसरे विषयों की भी थे। 3 घंटे तक कोनार कृषि संकट की चीर-फाड़ करते रहे, भूमि सुधारों की जरूरत और खेती के बारे में कांग्रेस बनाम वामपंथ के दृष्टिकोण पर रोशनी डालते रहे। सोहेल बताते हैं, 3 घंटे तक एक भी बंदा बाहर नहीं गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी डिस्कशन सोसाइटी की तरफ से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेक्चर हॉल में भी नियमित रूप से चर्चाएं और वार्ताएं आयोजित की जाती थीं। इन गोष्ठियों और सेमिनारों में किटी मेनन, बिपिन चंद्र, हरबंस मुखिया, रोमिला थापर जैसे प्रख्यात बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता भाषण देने आते थे। राजन एक और नियमित और संभवतः साप्ताहिक स्टडी सर्कल का जिक्र करते हैं। इसमें भी रेडिकल विद्यार्थी हुआ करते थे, जिनमें से कुछ सोशलिस्ट रुझान के थे और कुछ कम्युनिस्ट थे, जबकि कुछ अन्य थे जिनका कोई स्पष्ट रुझान नहीं था। इस स्टडी सर्कल में इतिहासकार नूरुल हसन और सतीश चंद्र जैसे लोग बोलने आया करते थे। इंडिया टुडे के संस्थापक प्रकाशक अरुण पुरी इस स्टडी सर्कल का हिस्सा थे, जिसके कुछ सत्र कनॉट प्लेस स्थित उनके दफ्तर में आयोजित किए गए थे। इस जमाने में कई लड़कियां भी वामपंथ की तरफ आकर्षित हुई और उनमें से कई एसएफआई की सदस्य बनी। मधु प्रसाद पहले से राजनीतिक रुझान अर्जित कर चुकी थीं और इंग्लैंड से लौटकर दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी कर रही थीं। बबली, जिनके भाई विनोद नागपाल एक मशहूर एक्टर हैं और जिनका पुरानी दिल्ली स्थित घर वामपंथी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। रंजना नेरूला, जिन्होंने अपनी जिंदगी महिला और बाद में ट्रेड यूनियन आंदोलन में लगा दी। इंदिरा जयसिंह देश की बेहतरीन वकीलों में से एक हैं, जो मोदी सरकार की ताकत से लोहा ले रही हैं। दर्शना भोगीलाल, जिन्होंने पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज में अपने काम के मार्फत मुंबई में फुटपाथ वासियों के अधिकारों के लिए भी बहुत काम किया है। नारीवादी पत्रिका मानुषी की संस्थापक मधुकीश्वर, जो अब उन्मत्त दक्षिणपंथी और मोदी की अगाध भक्त बन चुकी हैं, मगर उस जमाने में मिरांडा हाउस स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष चुनी गईं। उस जमाने में युवा वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच भारतीय शासन वर्ग के चरित्र जैसी बहसें आम थीं। भारतीय शासन वर्ग राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग है या ये इजारेदार पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों का गठबंधन है, या ये दलाल पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है? जो लोग राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग वाली लाइन लेते थे, वो भारत में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक क्रांति की बात करते थे। जो लोग मानते थे कि भारतीय शासक वर्ग एकाधिकारिक पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों का गठबंधन है, वे भारत में जन लोकतांत्रिक क्रांति यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के हक में दलील देते थे। जो मानते थे कि भारत का शासक वर्ग असल में दलाल पूंजीपति वर्ग है, उनको लगता था कि भारत साम्राज्यवादी क्रांति की अवस्था में पहुंच चुका है और कहीं भी एक चिंगारी दावानल का रूप ले सकती है। इन्हीं विभेदों की तर्ज पर कम्युनिस्ट पार्टियां भी भाकपा, माकपा और भाकपा माले जैसे टुकड़ों में बंटी चली गईं।
दिल्ली विश्वविद्यालय में आरएसएस का छात्र संगठन एबीवीपी भी मजबूत था। एबीवीपी पर हम सबको नाज है, जो भारत की जयकार करते हैं। मसलन 1974 में एबीवीपी के टिकट पर अरुण जेटली दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे और दिल्ली में जनसंघ का भी एक आधार हुआ करता था। मगर कुल मिलाकर भारतीय राजनीति में हिंदू दक्षिणपंथी धारा एक हाशियाई ताकत थी। तब 70 के दशक में युवाओं के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण तेजी से आकर्षण का केंद्र बनते चले गए। युवाओं के आकर्षण के दूसरे छोर पर विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टियां और उनके जनसंगठन थे। हालांकि भारतीय शासक वर्ग के चरित्र निर्धारण पर वामपंथी धारा में जबरदस्त मतभेद था और लिहाजा क्रांति की अवस्था को लेकर भी खूब बहसें चला करती थीं। मगर अमेरिकी साम्राज्यवाद के सभी खिलाफ थे। खासतौर से वियतनाम पर अमेरिका द्वारा किए गए युद्ध के कारण अमेरिका का विरोध बिल्कुल स्पष्ट था। इस राजनीतिक रुझान के साथ अमेरिकी प्रतिरोध धारा का सांस्कृतिक प्रभाव भी भारत पर पड़ रहा था। बॉब डिलन और जॉन बायज, पीट सीगर, पॉप आर्ट और एंडी वॉरहोल और अमेरिकी हिप्पी संस्कृति सबका असर दिखाई दे रहा था। लेकिन राजनीतिक विभाजनों और सीमाओं की वजह से निजी, यहां तक कि प्रेम संबंधों में भी कोई रुकावट नहीं आ रही थी। दो अलग अलग राजनीतिक धाराओं पर चल रहे दो युवाओं के बीच प्रेम एक सामान्य बात थी। 1970 तक आते आते एसएफआई ने कैंपस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। उन गर्मियों में कॉलेज की छुट्टियों के दौरान राजन और सुहेल दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियों में शामिल थे जो रोहतक, हरियाणा में एक प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए आए थे। इस तरह की प्रशिक्षण कार्यशाला भी स्टडी क्लासेस जैसी ही हुआ करती थी, जिसे मुख्य रूप से वेद गुप्ता और महेंद्र सिंह चलाया करते थे। एमए जावेद भी इनके साथ थे। ये तीनों दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पढ़ाते थे, पुरानी दिल्ली में रहते थे। खासतौर से वेद और महेंद्र ने नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी को मार्क्सवाद के बुनियादी पहलुओं से अवगत कराने में ऐतिहासिक योगदान दिया। कम्युनिस्ट किसान नेता हरकिशन सिंह सुरजीत, जो राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में ऊंची शख्सियत रखते थे, वो भी एक क्लास लेने आए, जिसकी वजह से वहां तैनात पुलिस वालों में भगदड़ मच गई थी। ऐसे हालात में उस पीढ़ी के छात्र कार्यकर्ताओं के लिए साम्राज्यवाद का विरोध सबसे बुनियादी उसूल था और भारत में लोकतंत्र की हिफाजत करना सबसे बड़ा उद्देश्य। भारत के गरीबों को डस रही भयानक गरीबी के कारणों और उसके संभावित समाधानों को समझने की चेष्टा उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी। आज ये लगभग मान लिया जाता है कि वामपंथी विद्यार्थी आंदोलन की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुई थी। बेशक बाद के सालों में जेएनयू में वामपंथ एक प्रभावशाली और बड़ी ताकत बना, मगर जेएनयू का वामपंथी विद्यार्थी आंदोलन दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद ही वजूद में आया। जेएनयू के शुरुआती वामपंथी कार्यकर्ता या तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पुराने विद्यार्थी थे या देश के दूसरे भागों से आए थे। यही वो आबो हवा थी, वो जमाना था जब सफदर ने 1970 में मात्र 16 साल की उम्र में स्कूल में 2 डबल प्रमोशन हासिल करने की बदौलत सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया। सत्तर के दशक की शुरुआत, इप्टा। गीत से आंधियां मचल उठे,
भाग जाए, सुन के सुर जिंदगी सुराग पाए, नगमों से डर के मौत भाग जाए, सुन के सुर जिंदगी सुराग पाए। रात में चिराग आशा का जले, रात में चिराग आशा का जले, इस जहां में हम वो गीत गाए जाए, हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाएं, मुक्ति के गीत गाएं, गीत गाएं, हम सब। सुभाष त्यागी उस वक्त नौजवान थे और गोल मार्केट इलाके में रहा करते थे। वे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग यानी डेसू में नौकरी किया करते थे। 1968 में 1968 में उन्होंने डेसू की नौकरी शुरू की थी। 1970 में एक दिन जब वो बिड़ला मंदिर के सामने अपने कुछ दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे तो उन्हें एक थिएटर ग्रुप के बारे में पता चला जिसका ठिकाना शंकर मार्केट में कहीं था। उनके ज्यादातर दोस्त बंगाली थे जिनके साथ वो एक दिन इस थिएटर ग्रुप की तलाश में निकल पड़े। पहले ही दिन उन्हें कमरे में झाड़ू लगाने का काम सौंपा गया। इसे अपनी तौहीन मानते हुए वहां से निकल गए और कसम खाई कि वहां कभी नहीं लौटेंगे। ताश खेलने वाले उनके बंगाली दोस्तों में से एक ने उन्हें समझाया कि फर्श बुहारना तो अभिनेता बनने के सिलसिले का लाजमी हिस्सा होता है, सभी अदाकार ऐसा करते हैं। इस पर त्यागी के अहंकार को थोड़ी ठंडक मिली और वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा की दिल्ली शाखा से जुड़ गए। हमने कहा यार तो मामला गड़बड़ हो गया हमसे। हमने कहा जी जाएंगे, कोई बात नहीं। अब हम गए, बड़े यानी हमें सकुचाहट हुई कि भाई क्या कहेंगे, तो उस दिन तो भाग गया। तो जाके बैठे, बोले उन्होंने एज इट इज़ कोई ऐसा वो नहीं किया कि मेरा हंसी उड़ाएं या कुछ और कर, लेकिन पता चल जाता कि हाँ देखने में कि हाँ आ गया है, फिर आ गया, कोई बात नहीं। तो उनका कोई नाटक की रिहर्सल चली थी, उन्होंने मुझे 1-2 लाइन का एक वो दिया, वो मैं अपने उसे खूब अच्छी तरह से उसकी रिहर्सल करी। वो दिल्ली कॉलेज में नाटक होना था, तो और मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वो 2 लाइन भी भूल गया 2 लाइन भी भूल गया। लेकिन जब मैं वहाँ से निकल के आया तो ये सफदर वगैरह ये सब राकेश ने बोले क्या बात है, क्या बात है, हैं तूने डायलॉग तो नहीं बोला लेकिन एक्सप्रेशन तेरे बहुत गजब थे। मैंने कहा अच्छा बेटा तुम तो सब मेरी मजाक उड़ा रहे हो। एक जमाना था जब भारत के कला संस्कृति धरातल के तकरीबन तमाम छोटे बड़े नाम इप्टा के परचम तले उपनिवेशवाद विरोधी और फासीवाद विरोधी संघर्षों में अपनी आवाज मिला रहे थे। जंग है जंगे आजादी, आजादी के परचम के तले। ये जंग है जंगे आजादी, आजादी के परचम के तले। हम हिंद के रहने वालों की, महकूमों की, मजबूरों की। हम हिंद के रहने वालों की, महकूमों की, मजबूरों की। आजादी के मत वालों की, तहखानों की, मजदूरों की। आजादी के मत वालों की, तहखानों की, मजदूरों की। ये जंग है जंगे आजादी, ये जंग है जंगे आजादी। 40 के दशक के उस स्वर्णिम दौर से गुजर चुका इप्टा अब कुछ कमजोर हो चुका था और उसकी दिल्ली शाखा तो पिछले 1.5 दशक से बेजान पड़ी थी। कलकत्ता से आए युवा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्यामल मुखर्जी ने संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए कोशिशें शुरू की। जुलाई 1971 में उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं का एक समूह अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया, जिसमें सफदर भी एक था। वे रफी मार्ग स्थित वीपी हाउस के भीतर बने सांसदों के हॉस्टल से अपना काम करने लगे। बहुत से वामपंथी सांसद यहीं रहा करते थे और कई वामपंथी संगठनों को भी यहां कार्यालय दिए गए थे। सितंबर 1971 में यह समूह ऑल इंडिया किसान सभा सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने रुड़का कला, पंजाब भी गया था। इन पुराने लोगों में एक अपर्णा रॉय थी, जो एक जमाने में इप्टा की ऑफिस सेक्रेटरी रह चुकी थी। उन्होंने कुछ नाटकों में भी अभिनय किया था। उनकी बेटी मलयश्री, माला, बचपन में अपनी मां के साथ कई दफे 33 शंकर मार्केट आ चुकी थी और उन दिनों को आज भी बड़े चाव से याद करती है। IPTA had been revived in Delhi and my mother had started
going there. I didn't go with her because her office was very close to the IPTA office. So she often went there, I know that. So one evening after college, I went to meet her there, and when I walked into 33 Shankar Market, first floor, which I was very familiar with as a child, so nothing, I just thought that, oh, I came here as a child, and those kind of memories, I guess, had come. But when I entered that room, that large room, outside room, there were a bunch of young people there. And there was clearly some kind of, there was excitement in the air. People were engaged in things. That's my impression. उसे छुटपन में नियाज हैदर से मिलना याद है। पुरानी दिल्ली में रहने वाले नियाज हैदर के पास पूंजी थी तो बस ये, 8 भाषाओं पर जबरदस्त पकड़, शायरी का शौक, एक पैनी मार्क्सवादी नजर और अपने चाहने वालों का एक बड़ा दायरा जो गाहे बगाए इस फक्कड़ की जरूरतें पूरी किया करते थे, जो वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं थी। भांग के शौकीन थे नियाज हैदर। उथलेपन, मीडियोक्रिटी से उन्हें बेइंतहा चिढ़ थी, चाहे वो हल्कापन सियासत में हो या कला में या जिंदगी में। लिहाजा स्थापित साहित्यिक जगत से उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। बाबा के नाम से पुकारे जाने वाले नियाज हैदर फैज अहमद फैज, कैफी आजमी और अली सरदार जाफरी जैसों के समकालीन थे। उन्होंने कई नाटकों के अनुवाद भी किए थे। अपनी बहन मुर्तज़ई को उन्होंने कम्युनिस्ट बनाया। उम्मीद कीजिए कि किसी दिन इस ढीठ नास्तिक, फक्कड़ शायर, मुहजोर फकीर, बागी स्कॉलर और क्रांति के अनन्य पुजारी की जिंदगी, जो किसी उपन्यास से कम नहीं है, पर कोई किताब लिखेगा। 1970 के अंत या 1971 की शुरुआत की बात है। माला यूनिवर्सिटी, जहां वो प्राणी विज्ञान ऑनर्स की पढ़ाई कर रही थी, के बाद अपनी मां से मिलने 33 शंकर मार्केट गई तो पाया कि ये जगह नौजवानों के जोश से भरी हुई है। पुराने लोग भी मदद और प्रोत्साहन देने आते, मगर कुल मिलाकर अब दिल्ली इप्टा नौजवानों का संगठन बन गया था। नौजवान ही इसके कर्ता धर्ता थे, वही सब कुछ तय करते थे। इसमें तरह तरह के लोग थे। श्यामल मुखर्जी राजनीतिक रूप से बेहद चतुर और शानदार संगठन करता थे। माला के शब्दों में, एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को जोड़कर रखना जानता था। मार्च 1972 में एक सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सफदर अक्सर कहता था कि श्यामल की मौत एक बड़ा नुकसान थी। उदय चैटर्जी एक और अच्छे संगठन करता थे जो दिल्ली में बसे एक बंगाली परिवार से आते थे। बाहर से शांत दिखाई देने वाले चैटर्जी के पास एक जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर था। उदय के सांगठनिक कौशल को देख देखकर सफदर ने बहुत कुछ सीखा था। बाद में उदय को दामोदर वैली कॉरपोरेशन में नौकरी मिल गई और वे दिल्ली से चले गए। बिजॉय समझदार के पिता कम्युनिस्ट थे। बिजॉय को गाने गाना और अभिनय करना पसंद था। बकौल माला वो कमाल के बातूनी थे। फिर काजल दास थे, जिनकी ऐनक का कांच इतना मोटा था कि उसके बिना वो लगभग अंधे हो जाते थे, मगर उनकी बौद्धिक दृष्टि बेहद पैनी थी और वो एक बढ़िया जोशीली बहस के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बाद में उन्होंने भारतीय सूचना सेवा में नौकरी कर ली थी। सफदर और बाकियों को ऋत्विक घटक के सिनेमा से उन्होंने ही वाकिफ करवाया था। वे ऋत्विक घटक को निजी तौर पर जानते थे। सुभाष त्यागी दूसरों के मुकाबले थोड़े ज्यादा उम्र के थे। उन्होंने बहुत जल्दी ही समूह के बेहतरीन अदाकारों में अपनी पहचान बना ली थी। उनके अभिनय में स्वतःस्फूर्तता और एक जबरदस्त जोश था। राकेश सक्सेना नई दिल्ली नगर निगम में नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम पढ़ाई कर रहे थे। नगर निगम में उनके वरिष्ठ सहकर्मी जोगेंद्र शर्मा ने उन्हें इप्टा में दाखिल कराया। राकेश सक्सेना छरहरी काया वाले, संजीदा भाव भंगिमा रखने वाले और पैनी दृष्टि के धनी व्यक्ति थे। उनकी ये सूरत उनके हंसोड़ स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। राकेश बेहद खूबसूरत हिंदी बोलते थे। जैसे जैसे समय बीता, सफदर और राकेश गहरे दोस्त बने।
काजल घोष स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही पश्चिम बंगाल के बटकुला, जिला नादिया से सीधे दिल्ली आ गए थे। वे बटकुला में एक क्रांतिकारी गीत दस्ते से जुड़े हुए थे। दिल्ली आने से पहले ही वो हारमोनियम पर महारत हासिल कर चुके थे। वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके माता पिता नामशूद्र दलित समुदाय के थे और कम्युनिस्ट आंदोलन में सक्रिय थे। बाद में उनकी माताजी लोकसभा सांसद चुनी गईं। 80 के दशक में काजल क्रांतिकारी गीत मंडली परचम के प्रमुख रचनात्मक बल बन चुके थे। I came to Delhi and that was the time when Communist Party of India Marxist was preparing a Kisan conference in Punjab, Root Ka Kalan, and that was the time when a whole lot of people party members and the cultural thing of West Bengal had to migrate from West Bengal to different places, but some of them also had come to Delhi, and they were preparing for play and some songs to take to Root Ka Kalan, and I got involved in it. उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया और आज वो भारतीय रंगमंच के संगीत रचनाकारों में सबसे अगली कतार में गिने जाते हैं। जन्म के साथ वो आज भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इप्टा के उन शुरुआती दिनों में एक और संगीतीय प्रतिभा वाले व्यक्ति थे गौरी शंकर, जो अमित सेनगुप्ता के नाम से ज्यादा जाने जाते थे और नक्सलवादी विश्वासों के नजदीक थे। उस जमाने में और भी कई नौजवान इप्टा से जुड़े, मगर नाम अब लोगों को याद नहीं है। कई नौजवान लेखक भी आते थे जिन्होंने बाद में दुनिया में खूब नाम कमाया, जैसे अशोक चक्रधर, रमेश उपाध्याय, कांति मोहन, चंचल चौहान और अन्य। और इसी गहमा गहमी में बकौल माला लंबा, छरहरा, बढ़िया बोलने वाला और खूबसूरत आवाज का मालिक सफ्तर भी था। अभी इन दोनों के बीच किसी खास तरह की दोस्ती नहीं थी। जनवरी 1972 में दिल्ली इप्टा ने एक आम सभा का आयोजन किया, जिसमें 11 सदस्यों की एक एडहॉक संचालन समिति का चुनाव किया गया। इसमें कुछ लोग भाकपा और कुछ लोग माकपा के नजदीक थे। श्यामल मुखर्जी की मौत के बावजूद दिल्ली इप्टा सक्रिय था और भाकपा तथा माकपा दोनों पार्टियों के ट्रेड यूनियन संगठनों यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करता था। इप्टा के साथियों ने भारत सोवियत मैत्री सोसाइटी के मंच पर भी अपनी प्रस्तुतियां दी। जून 1972 में इप्टा ने सीटू और एसएफआई के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन सर्विस यूएसआईएस दफ्तर के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया। उस जमाने में यूएसआईएस का दफ्तर भगवान दास रोड पर उसी बहावलपुर हाउस में हुआ करता था जहां अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी तथा कथक केंद्र कायम है। इस प्रदर्शन में कई कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिनमें एम.के. रैना भी थे। उस वक्त वे एनएसडी से ताजा निकले थे। इप्टा ने एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत की जिसका शीर्षक था निक्सन किसिंजर संवाद। यह नुक्कड़ नाटक के साथ सफदर का पहला तजुर्बा था। इस नाटक में उसने निक्सन की भूमिका अदा की थी। इप्टा दिल्ली ने कुछ बड़े नाटक भी तैयार किए। किमलिश, जो इप्टा का एक पुराना नाटक था और इसका बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया गया था। यह नाटक बिहार के एक ऐसे भूमिहीन मजदूर की कहानी थी जो शहर आता है, एक मजदूर के रूप में जीवन यापन करता है। यहां उसका राजनीतिकरण होता है और वो गांव लौटकर ग्रामीण मेहनतकश वर्ग को संगठित करने में जुट जाता है। कांति मोहन द्वारा लिखित दरबार सियासत और सियासी जोड़ तोड़ के बारे में शब्दों के खेल से रचा एक और नाटक था। इसके अलावा ब्रेख्त का कानून के आका भी था, जिसका मंसूर भाई ने द एक्सेप्शन एंड द रूल से अनुवाद किया था। इन सारे नाटकों को सैकड़ों और कई बार हजारों लोगों के सामने काम चलाऊ और वक्ती मंचों पर पेश किया जाता था। माला फतेहपुरी के पास चांदनी चौक में किमलिश की देर रात की गई एक प्रस्तुति को याद करती है और बताती है कि वहां लोगों ने सड़क को बंद करके एक काम चलाऊ स्टेज खड़ा किया था। किरोड़ीमल कॉलेज में कानून के आका पेश किया गया था
जिसके बारे में सफदर बहुत मजे लेकर हमें बताया करता था। इस नाटक में त्यागी जज की भूमिका अदा कर रहे थे, जो नाटक के अंत में एक लंबा फैसला पढ़कर सुनाता है। अब हुआ यह कि त्यागी ने इस फैसले की लाइनों को रटने के बजाय फाइल अपने सामने रख ली थी ताकि वो देख देख कर पढ़ सके। अब परेशानी ये हुई कि इस शो के दौरान जब उन्होंने फाइल खोली तो मालूम चला कि उसमें रखे कागज नदारद हैं, मगर वो एक माहिर कलाकार थे। उन्होंने बड़े अधिकार के साथ यह ऐलान किया कि अदालत को इस मसले पर सोचने के लिए वक्त की जरूरत है। ये कहते हुए वो मंच से विंग्स में आ गए। पार्श्व में माला प्रॉम्प्टिंग कर रही थी। त्यागी ने उससे स्क्रिप्ट झपटी और बहुत लामालूम अंदाज में फिर से दृश्य में लौट आए। इनमें से किसी भी नाटक के शो बहुतायत में नहीं हुए। किमले शायद उनका सबसे सफल नाटक था और उसकी तकरीबन दर्जन भर प्रस्तुतियां हुई थीं। मियां की जूती मियां का सर एक और नाटक था जिसको उन्होंने पढ़ा तो कई बार था, मगर शायद उसकी प्रस्तुति कभी नहीं हुई। हबीब तनवीर जैसे इप्टा के विख्यात कलाकार भी कभी कभी यहां आते थे। माला बताती है कि उन्होंने छत पर एक कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें हबीब तनवीर ने उन्हें कुछ शब्द देकर उन पर अभिनय करने को कहा था। इनमें प्यार और सांप जैसे शब्द शामिल थे। कुछ समय बाद माला ने इप्टा छोड़कर मुक्ति नामक एक और थिएटर ग्रुप का दामन थामा। यह नक्सलवाद के साथ उसका एकमात्र संबंध था। इस समूह में औरों के साथ साथ शमसुल इस्लाम भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में निशांत नाट्य मंच बनाया। गौरीशंकर और विजय समाजदार के छोटे भाई सपन भी इस नए समूह से जा जुड़े। एनएसडी से पढ़कर निकली श्रीलता स्वामीनाथन उनकी मदद किया करती थी, जो बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की नेता बनी। इप्टा विद्यार्थियों, ट्रेड यूनियनों और मैत्री सोसाइटियों के मंच पर रह रहकर अपने नाटक और गीत प्रस्तुत करता रहा। अक्टूबर 1972 में उन्होंने दुर्गा पूजा के उत्सवों में अपने नाटक पेश किए। खैर, साल खत्म होते होते ये स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि भाकपा से हमदर्दी रखने वाले साथी माकपा की तरफ रुझान रखने वाले ज्यादा रैडिकल और नौजवान सदस्यों के साथ असहज महसूस कर रहे हैं। ये नौजवान मजदूर वर्ग और किसानों के बीच ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते थे। भाकपा वाला समूह इप्टा को एक कलात्मक रुझान में ज्यादा देखता था और उसे राजनीतिक के बनिस्बत कलात्मक छवि देने की कोशिश कर रहा था। मार्च अप्रैल 1973 में सफदर ने एक नोट में लिखा, हमारा मानना है कि इस संगठन को जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा आम सदस्यों, यानी ऐसे सदस्य जो भाकपा या माकपा दोनों से जुड़े नहीं हैं, को साथ लेकर अलग हो जाया जाए और बिल्कुल नए सिरे से काम खड़ा किया जाए। भाकपा वाले समूह को शायद इस बात की भनक मिल गई थी, इसलिए इन लोगों ने बड़े नाटकीय ढंग से संगठन के नौजवान रैडिकल सदस्यों को निकालकर बाहर कर दिया। दफ्तर की पहली मंजिल की खिड़की से इन लोगों का सामान बाकायदा बाहर फेंककर उन्होंने दफ्तर पर शब्दशः दोबारा कब्जा कर लिया। इन नौजवान कार्यकर्ताओं ने अप्रैल 1973 में जन नाट्य मंच का गठन किया। दिल्ली इप्टा एक बार फिर निर्जीव हो गया। उसके दफ्तर में फिर से लोग अपने निजी काम निपटाने लगे। तब सफदर की उम्र 19 साल की थी और सुभाष त्यागी, काजल दास, राकेश सक्सेना, उदय चटर्जी, रथिन दास, काजल घोष, शहला हाशमी आदि के साथ वो भी नए संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक था। इप्टा की मशाल को अब जन्म ने थाम लिया था। बोल हल्ला बोल, 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 बोल हल्ला बोल।
हल्ला बोल सफ्तर हाशमी की मौत और जिंदगी के लेखक हैं सुधन्वा देशपांडे। मूल अंग्रेजी से हिंदुस्तानी अनुवाद योगेंद्र दत्त। इस किताब के अंग्रेजी प्रकाशक हैं लेफ्टवर्ड बुक्स और हिंदी प्रकाशक हैं वाम प्रकाशन। इस पॉडकास्ट के प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं हिमांशु सिंह, साउंड एडिटर ध्रुव राय, फोटोग्राफर तपेश शर्मा, ग्राफिक डिजाइन शर्ना दस्तूर। पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हर्ट साउंड स्टूडियो नई दिल्ली में हुई है। साउंड रिकॉर्डिंग और मास्टरिंग मोहम्मद हसन सिद्दीकी उर्फ हसन भाई। सिग्नेचर ट्यून MD पल्लवी। ऑडियो इंटरव्यूज के लिए आभार जननाट्य मंच और सुधन्वा देशपांडे। अन्य आभार काजल घोष, परचम, जननाट्य मंच, बैफुट, समीरा अयंगर, विनूता माल्या, हसन भाई का पूरा परिवार, अमृता सुभाष, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह। इस एपिसोड में आवाजें सुधन्वा देशपांडे, सफ्तर हाशमी, सुहेल हाशमी, सुभाष त्यागी, मुलॉयश्री हाशमी, काजल घोष और सानिया हाशमी। पॉडकास्ट के निर्देशक हैं आशीष पालीवाल और सुधन्वा देशपांडे और निर्माता हैं आशीष पालीवाल।